Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. I hope you all are safe and sound in your homes. So today is our lecture number 2 of chapter number 1. Basically, science is very important in our daily life. We know how the science changes our routine work and our life. साइंस ना होती तो आपको नहीं पता चलना था कि आपको सूरज की रोशनी कैसे मिलती है। साइंस ना होती तो आपको ये भी नहीं पता चलना था कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। सो इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोप। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में बात की थी कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी जो सेल्स हैं उनको बिगर करके दिखा देता है। हमने एक और बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट को 500 टाइम्स बिगर दिखाता है माइक्रोस्कोप, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 1500 टाइम्स बिगर दिखाता है। सो नाउ टुडे इज़ आवर lecture animal cell and plant cell. We are going to talking about animal cell and plant cell. बिफ़ोर फर्दर डिस्कशन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि सबको एनिमल और प्लांट के बारे में तो सब बच्चों को पता होगा कि एनिमल्स क्या होते हैं और प्लांट्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स चूँकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं इसीलिए उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद होंगे। अब वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट आर डिफरेंट ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन उनका एक तो वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें डिफरेंट भी हैं। अब वो डिफरेंट क्या चीज़ें हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। सेल में बहुत से पार्ट्स होते हैं। आ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शोज़ डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ने बहुत डिफरेंट पार्ट्स उसके डिफ़ाइन किए हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एनिमल सेल है जो कि राउंड शेप है, जिसकी तकरीबन राउंड शेप है, राउंड फुल होता नहीं है। और ये आपका प्लांट सेल है जिसकी तकरीबन स्क्वायर शेप है। अब इन दोनों के अंदर उन्होंने कुछ पार्ट्स की बात की है जो कि आपको नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। इधर बात की जाए तो सेंट्रियोल्स जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में चूँकि सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इस तरह कुछ डिफरेंस है, बाकी कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम है। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? अगर मैं आपको आम ज़ुबान में बोलूँ तो सेल वॉल जैसे आपका एक घर है, घर की एक दीवार है, बाहरी दीवार है, उसके अंदर आप लोग रहते हैं। अब वो जो बाहरी दीवार है जब तक वो है तब तक आपको कोई नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता, वो प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह जो सेल वॉल है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहरी होती है और ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ को सेल के अंदर आने नहीं देती। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली जगह होती है जिसने उसको कवर किया होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल है ना वो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि उसका ख्याल उसी तरीके से रखती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। अब ये बनती किससे है? सेलुलोज से। मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल। अब सेल वॉल जो है वो सेल को सपोर्ट करता है, इसको ताकत देता है, एंड गिव्स इट शेप, और इसको शक्ल भी देता है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए उसकी कोई शेप भी नहीं होती। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर डायग्राम में, जैसे ये प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल की एक प्रॉपर शेप दी गई है, सेल वॉल ने दी है, लेकिन एनिमल सेल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये अमीबा की तरह कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर जाता रहता है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज़ सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी इज़ नॉट? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांट बॉडी इतनी हार्ड क्यों होती है और एनिमल की बॉडी इतनी हार्ड नहीं होती? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सपोर्ट करता है सेल को और वो हार्ड बना देता है सारी बॉडी को, इसीलिए उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है। और एनिमल की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती।
अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सेल वॉल को हम अगर पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहें तो सेल वॉल के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा था सेल वॉल की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। किसकी? प्लांट सेल की। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लांट सेल, ठीक। उसके बाद ये आउटर मोस्ट कवरिंग किससे मिलके बनती है? मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनती है? सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से, ठीक है। सबसे पहले कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ किससे मिलके बनती है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो आप बता सकते हैं कि इसका फंक्शन है, एक फंक्शन है इसका कि ये सपोर्ट करता है सेल को, सपोर्ट सेल, और दूसरा फंक्शन है इसका कि ये प्रोवाइड शेप, कि ये शेप देता है सेल को, ठीक है। दैट्स ऑल। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज। उसके बाद सेल वॉल के फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शंस इसमें क्या है इसके? वो सपोर्ट सेल को करता है और वो शेप प्रोवाइड करता है। एक दफ़ा दोबारा ये देख लें, अगर आपको दोबारा मैं बताती चलूँ। प्लांट सेल है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल, ठीक। और सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। उसके बाद सेल वॉल के फंक्शंस आ जाते हैं, सपोर्ट सेल एंड प्रोवाइड शेप। इट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, इसी तरह एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। द प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। अब प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद में मौजूद होता है, पहले नहीं होता। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है मटेरियल्स की, कि वो सेल के बाहर और अंदर आने से। सेल मेम्ब्रेन ये चीज़ देखता है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जाएगी। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने सेल वॉल को लिखा। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो होता किस में है? सबसे पहले एनिमल सेल। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक। उसके बाद हमने बात की आउटर मोस्ट कवरिंग के बाद के जो नेक्स्ट इन प्लांट्स में नेक्स्ट टू सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल के बाद में होता है, ठीक। उसके बाद हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज़ द फंक्शन। अगर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस, तो कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सेल, सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ सेल मटेरियल्स, सेल के जो मटेरियल होते हैं उनको, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक। देखें अब एनिमल सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट्स में इट्स नेक्स्ट टू द सेल वॉल। फंक्शन की अगर बात की जाए, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सेल मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ आवर साइटोप्लाज्म। अब बेसिकली साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप चीज़ होती है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। तो ये ऐसे किसी ऑर्गन को, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ मौजूद होती हैं, उन ऑर्गेनेलिज़ को
ये आराम सुकून से इर्द गिर्द वो जा सकते हैं साइटोप्लाज्म की वजह से। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और अक्सर आपने एक बॉल भी मिलती है बाज़ार से, प्लास्टिक बॉल होती है छोटी सी, उसके अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ उन्होंने स्टार्स डाले होते हैं, लिक्विड होता है उसके अंदर चीज़ें, आप उस बॉल को जिस तरफ भी रोटेट करो वो चीज़ें उस तरफ को जाती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो पाती उस लिक्विड की वजह से, और वो दीवार से टकरा भी नहीं सकती। तो साइटोप्लाज्म का बेसिकली मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि वो कोई भी जो अंदर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं वो वॉल से टकराए ना। ठीक, जेली लाइक मटेरियल, यू हैव टू सी दिस नाउ। सो साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ये भी मिलके किससे बना होता है, इसमें पानी भी होता है और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं। मैनी सेल ऑर्गेनेलीज टाइनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट। अब सेल ऑर्गेनेलीज वो चीज़ें होती हैं जो कि सेल की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल में मौजूद होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ना, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब बहुत सा जो सेल का फंक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो रहा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे होगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और वो ऑर्गेनेलीज ही सेल का पूरा फंक्शन कंट्रोल कर रही हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखी हुई हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज उन्होंने बताई हैं 1 2 3 4 5 ऑर्गेनेलीज उन्होंने बता दी हैं, जिसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स। अगर मैं आराम से आपको बात बताऊं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली वो ऐसा नेटवर्क होता है कि वो सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है, सेल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऐसा नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब कि जाल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बेसिकली सेल का पावर हाउस कहते हैं कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेल को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता क्योंकि प्लांट्स को ग्रीन कलर की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। वैक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो वैक्यूल्स क्या करता है कि जो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं ना सेल के, वो सारे वेस्ट मटेरियल्स अपने अंदर बनाता रहता है और एट द एंड उनको सेल से बाहर थ्रू आउट कर देता है। सेंट्रियोल्स के जो काम करते हैं, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं। बेसिकली ये होते हैं एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं होते। और ये करते क्या हैं कि ये एनिमल सेल की डिवीजन करते हैं कि अगर जो एनिमल सेल है उसने उसका काम जो है वो हो चुके हैं तो अब उसने डिवाइड होना है, उसने आगे बढ़ता चला जाना है। सेल्स डिवीजन हमेशा होती रहती है, तो सेंट्रियोल्स उनकी हेल्प आउट करते हैं। अब इनको मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स बहुत से चैनल्स का एक जाल है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेल की जो मूवमेंट होती है, सेल के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो उनकी मूवमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। जैसे मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि क्लोरोफिल जिनमें होता है और ये एनर्जी सन से एनर्जी को सबसे पहले लेते हैं। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, और फिर जो ये एनर्जी है इसको प्लांट यूज़ कर लेती है और खाना बना देती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें भी हेल्प आउट करते हैं। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल्स। वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर रखता है, वाटर, एयर, फूड पार्टिकल, इन सबको। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसने बहुत ज़्यादा प्लेस अपनी ली होती है। सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। और ये क्या काम करते हैं कि इन्होंने सेल डिवीजन करनी होती है प्लांट के सेल की, एनिमल के सेल की। सो वी हैव कंप्लीट द रीडिंग ऑफ आवर सेल ऑर्गेनेलीज। 1 2 3 4 5 ऑर्गेनेलीज के बारे में मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस।
साइटोप्लाज्म की बात हमने कर ली, हमने सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर ली। अब हम आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। बेसिकली जो न्यूक्लियस है ना, वो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन इंसानों की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, दिमाग। उसी तरह जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज़ इट्स न्यूक्लियस। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, जो भी काम होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। Therefore, a nucleus is the control center of the cell। इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर, सेल का कंट्रोल सेंटर। अंडरलाइन इट, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus। अब देखिए, एक बारीक सी झिल्ली नुमा मेम्ब्रेन होती है, उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसने न्यूक्लियस को इर्द गिर्द से कवर अप किया होता है। Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर बहुत से थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा चीज़ें होती हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, ये देखें डायग्राम अगर आप देखें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर जो आपको थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, वो हैं सारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पास ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल। अब जो क्रोमोसोम है उसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन, क्रोमोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम का फंक्शन है कि क्रोमोसोम पास ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू द न्यू सेल। क्रोमोसोम जो है वो दूसरे सेल के पास जाता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसा कि अगर इस सेल से निकल के क्रोमोसोम दूसरे सेल में गए हैं तो उस सेल में से भी उतने ही क्रोमोसोम निकल के किसी और में चले जाएंगे। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है आपका कि ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, दैट इज़ 46। ओके, न्यूक्लियस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का न्यूक्लियस, और ये तमाम एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। और न्यूक्लियस जो है उसको सेल का कंट्रोल हाउस भी, कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। उसके अलावा जो इसको कवर अप करती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बहुत बारीक सी थिन मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको सराउंड करती है। और मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, इसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और जो क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? 46। ओके, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट टू थिंक। व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ़ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस। अगर हम सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दें तो क्या हो? बताएं जी ज़रा, अगर हम सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दें तो क्या होगा? चलिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, तो अगर हम न्यूक्लियस ही रिमूव कर देंगे तो वो सेल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। सेल का कोई काम ही नहीं होगा। कंट्रोल हाउस ही नहीं रहेगा तो सेल का काम कैसे होगा? जैसे मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी, इंसान की। इंसान का अगर ब्रेन निकाल दिया जाए तो इंसान रहेगा? नहीं, वो काम ही नहीं कर सकता। जब उसको कहीं से कोई ऑर्डर ही नहीं मिलेगा कि ये काम करना है तो वो क्या काम करेगा? वो एक बेजान चीज़ रह जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। कोमा में वो लोग जाते हैं जिनका ब्रेन जो है, उनकी नर्व सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसी तरह अगर आपकी न्यूक्लियस जो है सेल का, वो निकाल दिया जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा। After completing this, we are going to do our work on our notebook. So all of you have to open your notebooks of NPS, नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको जो नोटबुक दी गई है आपने वो ओपन करनी है साइंस की। We are going to do its work. First of all, you have to draw a margin line over the pages, 2 to 3 pages. 2 से 3 पेजेस पे मार्जिन लाइन आप ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपको कोई मसला ना हो किसी किस्म का भी। Just like that. Like this, okay, and at the another page you have to draw the margin line on the blank pages too. blank pages पे भी कर लिया करें margin line draw,
क्योंकि ब्लैंक पेजेस होते हैं बेसिकली डायग्राम्स के लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ आप लिखेंगे, चाहे वो एक छोटी सी डेफिनेशन ही क्यों ना हो, आपको उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। मैं आपको गाइड साथ साथ करती चली जाऊंगी ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का भी इशू ना हो। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। जितना आप परेशान होंगे उतना ही आपका काम जो है वो ख़राब होता चला जाएगा। 6th क्लास में आपको एक और बात दोबारा याद दिला दूँ, नेशनल पब्लिक स्कूल का जो आपका ऑफिशियल स्कूल पेज है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो स्कूल की तरफ से जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगी रिलेटेड टू योर कोर्स वर्क और रिलेटेड टू योर वट एवर यू हैव इन योर स्कूल। ओके, फर्स्टली आप सब जानते हैं कि हमें सबसे पहले चैप्टर का पेज रेडी करना होता है, और पेज रेडी करने के लिए हमारे पास चैप्टर का नाम होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक देयर। फर्स्ट यू हैव टू राइट चैप्टर number 1, okay, and another is cellular. Write it in a very neat and clean writing. Cellular organization of plants and animals. You have to do your work in a very neat and clean writing. So this is it. Chapter number 1, cellular organization of plants and animals. After that you have to write here detail. So in detail you are going to write the 3 things. One is question answers. You are going to do the question answers of this chapter. Another thing is, after question answer you are going to do the diagrams. Likewise, जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ आपने डायग्राम बनानी है. And next is your exercise, like this. Have you all see this? Very good. Okay, after that you have to draw lines over each of the line. जो भी लिखा है उसके नीचे आप लाइन ड्रॉ कर दें। ये नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको पैटर्न दिया जाता है जो कि आपको फॉलो करना होता है, बहुत ज़रूरी है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन योर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। Now we are going to start our work. First you know that we are write our date, and our date is 23rd June 2020, like this. And at mid of the page you are going to write the class work. At right corner of the page you are going to write the day, that is Tuesday. After that we have written topic, question, answers, like this. Okay, so our first question, as in our NPS notes, these notes are given to you by our school. All of you have to be familiar with this. सब आप जानते हैं इन नोट्स को. Open it at the sign. Here it is. Answer the following questions in detail. Describe the parts and functions of the light microscope.
आपने लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताना है। यह काम आपने करना है। इसके साथ साथ आपने लाइट माइक्रोस्कोप की जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है आपने वो भी बनानी है। लेट मी शो यू दैट डायग्राम। दिस डायग्राम इज़ गोइंग टू बी ड्रॉ ऑन योर कॉपीज़, ऑन योर नोटबुक्स। ये डायग्राम आपसे जैसी भी बनती है, जिस तरह के भी आप बनाएंगे, इट्स वेल एंड गुड, आपने ये ज़रूर बनानी है। डायग्राम का तरीक़ेकार मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी कॉपी है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। मैं आपको सारा तरीका बता दूँ। क्वेश्चन 1, describe the parts and function of light microscope. So this is the question. Describe the parts and functions of light microscope. After that you have to write answer and कोशिश किया करें, हेडिंग दिया करें। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी लाइट माइक्रोस्कोप की। सबसे पहले आप लाइट माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसके डेफिनेशंस की मैं 2 लाइनें छोड़ रही हूँ। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द हेडिंग फंक्शंस, फिर आप इनके फंक्शंस लिख देंगे, पार्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, पार्ट्स और उनके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक इस तरीके से आपने ये काम करना है। अब बारी आती है आपकी डायग्राम की। ये बिल्कुल इसके सामने आपने लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनानी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी, उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम लिखेंगे और डायग्राम यहाँ पे आपकी डायग्राम बन जाएगी नीचे। और सबसे नीचे आपने यू हैव टू रिटन ओवर देयर द नेम ऑफ द डायग्राम, दैट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप। Understand? This is it. For making your work very beautiful and very attractive, one thing you have to do, draw the lines. जो चीज़ भी आप मार्कर से लिखते हैं आप उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया करें ताकि आपका काम बहुत खूबसूरत होता चला जाए। टॉपिक और टॉपिक के नाम के नीचे तो आपने लाइन लगानी ही है ना। दिस इज़ ऑल आवर पैटर्न फ्रॉम NPS। सो देयर इट इज़, यू हैव टू डू दिस वर्क। आपका आज का ये होमवर्क है, आपने ये क्लास वर्क है, आपका ये क्लास वर्क आपने कंप्लीट कर लेना है। देखिए मेरी बात सुने, 6 क्लास मेरे साथ साथ काम करते चले जाएंगे तो एट द एंड आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। मेरे साथ साथ ही करें ताकि आपको समझ भी आती रहे और आप काम बहुत ही नीट एंड क्लीन सफाई से करते चले जाएं। यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आ जाएगी और नीचे उसके पार्ट्स के फंक्शंस आ जाएंगे और पार्ट्स के नेम्स आ जाएंगे। आज का आपका काम बस इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।